पल के लिए आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि हमारी पृथ्वी खात्मे की ओर बढ़ रही है। अब सोचिए, क्या पृथ्वी के बिना जीवन संभव है? क्या पृथ्वी का कोई दूसरा विकल्प है? सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है, जज्बात है, रोशनी है, रौनक है। ओनली वन प्लैनेट इन एंटायर यूनिवर्स। इसे बचाना ही एकमात्र विकल्प है। आज विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं सालगिरह पर आइए आपको लेकर चलते हैं पर्यावरण से जुड़े अनदेखे अनछुए पहलुओं से रूबरू करवाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आपने बिग बैंग थ्योरी के बारे में सुना होगा और जानते होंगे कि ब्रह्मांड का विस्तार आज भी हो रहा है। इसके ओर छोर का पता लगाना मुश्किल है। ब्रह्मांड में पृथ्वी अभी तक अकेला ऐसा ग्रह है जहां जल है, जीवन है, ऑक्सीजन है। हालांकि वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों और तारा मंडलों में जीवन की खोज में लगे हैं, पर इसके सबूत मिलने अभी बाकी हैं। तो हमारे खाते में फिलहाल पृथ्वी भर है। खगोल शास्त्रियों के मुताबिक आज से लगभग 5 अरब साल पहले पृथ्वी वजूद में आई और इस घटना के करीब 1 अरब साल बाद यहाँ जीवन का चरणबद्ध विकास शुरू हुआ। समय के साथ ओजोन परत बनी, जिसने पृथ्वी पर आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोककर इस ग्रह को जीवन योग्य बनाया। ये सिलसिला निर्बाध रहा है। Climate change is a litany of broken climate promises. It is a file of shame, cataloging the empty pledges that put us firmly on track towards an unlivable world. We are on a fast track to climate disaster. This is a climate emergency. Climate scientists warn that we are already perilously close to tipping points that could lead to cascading and irreversible climate impacts. आज हमारी पृथ्वी करहा रही है। इसका सुरक्षा कवच यानी ओजोन लेयर छिन्न भिन्न हो रही है। इसका पुख्ता सबूत अंटार्कटिका के ऊपर हुआ बड़ा सा विकार है, जो हैलोजन गैसेस की वजह से हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिसका असर हमारे ग्रह पर, यहाँ पर रहने वाले जीवों पर, उनके जीवन पर पड़ रहा है। उनके जीवन पर खतरा पैदा हो रहा है। और इन प्राकृतिक आपदाओं का सबसे ज्यादा असर, सबसे बुरा असर विकासशील देशों पे पड़ रहा है। पिछले 2 दशकों से दुनिया भर में हर साल लगभग 500 छोटी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं ने कहर बरपाया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में चिंता जताई गई है कि साल 2030 तक इन आपदाओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होगी। ये तस्वीर चिंताजनक है। पृथ्वी पर 3 बड़े संकट जलवायु व्यवधान, प्रकृति और जैव विविधता को नुकसान और प्रदूषण करोड़ों लोगों के रहन सहन और वजूद के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं की सबसे बड़ी कीमत विकासशील देशों को चुकानी पड़ रही है। एक्सट्रीम वेदर के दुष्प्रभावों के कारण एशिया के देशों को हर साल औसतन 1.6% जीडीपी का नुकसान उठाना पड़ रहा है, जबकि विकसित देशों के नुकसान का आंकड़ा 0.3% से कम है। आईपीसीसी रिपोर्ट 2022 के मुताबिक अगले 2 दशकों में भारत पर जलवायु परिवर्तन के गहरे परिणाम हो सकते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अध्यक्ष और पर्यावरणविद सुनीता नारायण का कहना है कि आईपीसीसी की रिपोर्ट हमें आगाह कर रही है कि हमारे पास समय नहीं है। विकासशील देशों के ऊपर सबसे बुरा असर पड़ा, और ये भी बिल्कुल सही है कि उनके कारण आज जलवायु परिवर्तन नहीं है, और इसीलिए विकसित देशों की बिल्कुल जिम्मेवारी बनती है कि वो बहुत कुछ और करें। हम बार बार इसकी बात करते हैं, हर कॉप के अंदर इसी चीज़ की बात होती है कि विकसित देशों को
कुछ करना पड़ेगा जिससे भारत जैसे देशों को मदद मिले, उनको पैसा मिले, उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, जिससे हम लोग भी आगे बढ़ सकें, मगर इस तरह आगे बढ़ सकें कि हम प्रदूषण नहीं करें। आपकी जानकारी के लिए जलवायु परिवर्तन पर आईपीसीसी ने 4 अप्रैल सन 2022 को अपनी छठी आकलन रिपोर्ट जारी की थी, जिसका फोकस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जलवायु परिवर्तन में कमी लाने पर है। Today, as we look to a present and a future of heat waves, droughts, floods, wildfires, pandemics, dirty air, and plastic-ridden oceans, and yes, wars, action is more important than ever, and we're running against the clock, and this is on all of us. This means politicians who see beyond the election cycle to intergenerational wins. This means financial institutions that finance the planet. This means businesses that account for nature. This means a just and clean energy transition. This means people making smarter choices on what we eat, what we wear, and how we live. And this means cities where we can breathe. And this means legislators who protect the human right to a healthy environment. रिपोर्ट में कहा गया है कि सन 2019 में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 1990 की तुलना में 54% ज्यादा था। हालांकि इसकी रफ्तार धीमी हो रही है। कम विकसित देशों की 2019 में वैश्विक उत्सर्जन में केवल 3.1% की भागीदारी रही। जलवायु में आ रहे ये बदलाव मानवीय गतिविधियों के कारण है। नतीजतन असंतुलित मॉनसून समस्याएं पैदा करेगा। रिपोर्ट में जोर देकर कहा गया है कि पेरिस समझौते के संकल्प काफी नहीं है। वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 2019 की तुलना में 2030 तक 43% कम करना होगा। इसके लिए 2019 की तुलना में 2050 तक कोयला, तेल और गैस के उपयोग में 95%, 60% और 45% की कमी लानी होगी। रिपोर्ट में विकासशील देशों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने की भी सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गई है कि जानबूझकर जोखिमों को नजरअंदाज करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाई गई नीतियों को लागू करने में विफल रहने के कारण दुनिया अपनी ही तबाही के लिए जमीन तैयार कर रही है। सवाल ये है कि क्या हम अब भी तैयार नहीं हैं? संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट मेकिंग पीस विद नेचर कहती है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर ही इंसानों के लिए बेहतर कल बनाया जा सकता है। प्रकृति संरक्षण की इसी भावना के साथ आज से ठीक 50 साल पहले दुनिया के देश 5 जून 1974 को ओनली वन प्लैनेट की थीम के साथ इकट्ठा हुए और पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया। 5 दशक पहले स्वीडन के स्टॉकहोम में साल 1972 में 5 से 16 जून तक पर्यावरण पर दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। ठीक 2 बरस बाद 5 जून साल 1974 को दुनिया के 119 देश प्रकृति को बचाने और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को हल करने की भावना से एकजुट हुए और पहली बार ओनली वन अर्थ के स्लोगन के साथ पर्यावरण दिवस मनाया गया। इसका लक्ष्य पर्यावरण को बचाने की चुनौती से निपटने के लिए एक बुनियादी सामूहिक दृष्टिकोण बनाना था। तब से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में नामित किया गया। साल 2022 में हम ओनली वन अर्थ की उसी थीम के साथ पर्यावरण दिवस की 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। पर्यावरण के लिए वैश्विक प्रयासों के इन 50 वर्षों के सफर पर नजर डालें तो यूएनईपी और उसके साझेदार संगठनों ने मिलकर काम किया, जिसने समय समय पर ओजोन परत, जैव विविधता, समुद्रों की रक्षा, समावेशी अर्थव्यवस्था, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया को चेताया। This movement that began in 1972 stands at a critical juncture today. It's now or never, because we are one people and we have only one earth. We have only one home, and that is worth standing up for. पिछले कुछ दशकों में यूएनईपी ने पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान ढूंढने के लिए विश्वव्यापी प्रयासों में समन्वय की भूमिका निभाई है।
जिससे पर्यावरण के क्षेत्र में हुई गलतियों को सुधारने और टिकाऊ विकास में पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ाने में मदद मिली है। 1974 में पर्यावरण दिवस के पहले आयोजन के बाद कीनिया की राजधानी नैरोबी में 10 से 18 मई 1982 पर्यावरण क्रियान्वयन परिषद सम्मेलन, 3 से 4 जून 1992 ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, जिसमें 172 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और जैव विविधता के संरक्षण के विषयों पर विचार किया। दिसंबर 2007 में बाली में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP13 सम्मेलन के दौरान क्योटो समझौते को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। कोपेनहेगन सम्मेलन, 2010 कैनकुन सम्मेलन हुआ, जिसमें सभी देशों ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने का वादा किया। 2011 के डरबन सम्मेलन में भारत ने स्पष्ट कर दिया कि उसका उत्सर्जन बहुत कम है और विकसित देश अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। वहीं 2012 में हुए दोहा सम्मेलन के अनुसार विकसित देशों को ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी करने के लिए कहा गया, जो बाध्यकारी था। सन 2015 में COP21 यानी COP21 पेरिस एग्रीमेंट हुआ, जिसमें सतत विकास के लक्ष्यों के लिए सन 2030 तक एजेंडा रखा गया। 2019 में UN क्लाइमेट एक्शन समिट और 2020 में ग्लासगो सम्मेलन COP26 का आयोजन हुआ। पर्यावरण संरक्षण के लिए दुनिया के मुल्क कई बार एक साथ आए, लेकिन कोशिशें रंग लाती नहीं दिखी। और शायद यही वजह है कि पर्यावरण संरक्षण की तमाम कोशिशों के बावजूद भी हमारा एकमात्र घर, हमारी पृथ्वी आज संकट में है। UN महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने आगाह किया है कि जैव विविधता के साथ क्रूरता बरतने, प्रकृति के साथ बुरा बर्ताव करने, खनन और खुदाई को अब रोकना होगा। नहीं तो अगले कुछ दशकों में 10 लाख से अधिक पौधों, स्तनपायी पशुओं, पंछियों, रेंगने वाले जंतुओं, उभयचरों और मछलियों सहित दूसरी प्रजातियों के खत्म होने का जोखिम उठाना होगा। आशंका जताई गई है कि सन 2050 तक 10 लाख प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट में बताया गया है कि औसत वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक काल के स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर जा रहा है। Choices made by countries now will make or break the commitment to 1.5 degrees. A shift to renewables will mend our broken global energy mix and offer hope to millions of people suffering climate impacts today. Climate promises and plans must be turned into reality and action now. It's time to stop burning our planet and start investing in the abundant renewable energy all around us. पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान मानव जीवन के लिए खतरा है। मानव जाति केवल तभी तक जीवित रह सकती है जब हमारी दुनिया में जैव विविधता बनी रहे। बायोडाइवर्सिटी हमारे साथ रही है, मगर अब हम उससे दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि हम खाना क्या खाते हैं जो हमें किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट से मिलता है। हमें कोई मतलब ही नहीं है कि हम बिहार से हैं, कि हम केरला से हैं, कि कहीं और से हैं, कि हमारे खाने में जो अलग अलग विविधता थी वो हम खोते जा रहे हैं। इसी तरह से हम बायोडाइवर्सिटी खोते जा रहे हैं। मेडिसिनल प्लांट की आप बात कर लीजिए, आज की सबसे बड़ी मेडिसिनल प्लांट हैं वो बायोडाइवर्सिटी से हैं। ठीक है, अगर बायोडाइवर्सिटी खोएगी तो आपका मेडिसिनल प्लांट खो जाएगा। जो ताकत मिलती है कि जिससे हम सही हो सकें, जिससे हमारे लिए अच्छी मेडिसिन बन सकें, वो हम खो देंगे। मगर सबसे बड़ी चीज़ बायोडाइवर्सिटी के साथ है लोगों की समझ। और जो समझ है लोगों की, जो स्थानीय लोग हैं, जो जानते हैं अपने जंगल को, जो जानते हैं एक एक जीव को, उनकी जो समझ है वो हम खोते जा रहे हैं। सर डेविड एटनबरो ने कहा है कि हवा की हर सांस, हम जो भी भोजन लेते हैं वो प्राकृतिक दुनिया से आता है, और अगर हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। वैदिक मान्यता है मानव शरीर का निर्माण 5 तत्वों मिट्टी, जल, अग्नि, आकाश और वायु से हुआ है।
इनकी पूजा की जानी चाहिए, इनका संरक्षण होना चाहिए। भारत के ये मूल विचार अब धीरे धीरे दुनिया को समझ में आने लगे हैं। प्रकृति संरक्षण के लिए भारत के प्रयासों की सराहना UNEP भी कर चुका है। भारत सरकार ने कई ऐसी योजनाएं लागू की हैं जो आज वैश्विक मानक बन चुकी हैं। भारत जलवायु पर न्यायपूर्ण व्यवस्था का एक प्रबल समर्थक है और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कर ग्लोबल विजन के साथ आगे बढ़ रहा है ताकि एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड के विजन और आपदा रोधी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सके। भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 10 देशों में शामिल किया गया है। तो UNEP के मुताबिक ये प्रयास दुनिया को नई राह दिखाने वाले हैं। भारत ने पेरिस जलवायु समझौते के तहत वर्ष 2030 तक वर्ष 2005 के मुकाबले 30 से 35% कार्बन उत्सर्जन कम करने का फैसला किया है। इसमें पंचामृत योजना की अहम भूमिका है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस साल रायसीना डायलॉग में कहा था कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की समस्या में भारत का कोई योगदान नहीं है। उन्होंने कहा कि विकसित देश विकासशील देशों को वित्तीय सहायता और तकनीक हस्तांतरण का वायदा पूरा नहीं कर रहे हैं। भारत जैसे विकासशील देश वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कम से कम योगदान करते हैं और इसलिए जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए पश्चिमी औद्योगिक देशों को ज्यादा वित्तीय बोझ उठाना चाहिए। जो डेवलपमेंट है, जो हम अच्छी टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं, तो वो भी विश्व की एक तरह जिम्मेदारी हो जाती है कि वो हम सब लोगों तक उसका संदेश लेके जाएं, वो टेक्नोलॉजी लेके जाएं। तो इसलिए जो हम बात करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 1 सन 1 ग्रिड 1 प्लैनेट। सो हम एक तरह से हम ये समझ चुके हैं कि हमको पूरी की पूरी दुनिया का विकास करना है अगर हमें अपना विकास करना है। दुनिया आज भी कोविड-19 के दौर से गुजर रही है, एक ऐसी विश्वव्यापी महामारी जो पारिस्थितिकी के स्वास्थ्य के साथ जुड़ी है। UNEP के विशेषज्ञों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसी वैश्विक महामारी से उबरने के लिए पेरिस समझौते के लक्ष्यों और 2030 के टिकाऊ विकास के एजेंडे के ब्लूप्रिंट को अपनाना होगा। हम एक निर्णायक दौर में हैं। हम आज जो निर्णय लेंगे उसका असर दूरगामी होगा। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण में हो रहे बदलावों को हमें रोकना होगा। प्रकृति संरक्षण के लिए एकजुट होकर सामूहिक संकल्प लेना होगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी हमारी आखिरी आस है।